तो दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 1 पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि इसका दूसरा पार्ट लाने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तो लास्ट वीडियो जहां पर खत्म हुई थी बात वहीं से शुरू करते हैं। बात यही है कि क्रिकेट में जितना महत्व टैलेंट और हार्ड वर्क का है उतना ही लक का भी है, और साथ ही साथ उस दौर का भी है जब आपका करियर शुरू होता है। अगर आप एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हैं जिसके जैसा मार्केट में कोई दूसरा प्लेयर नहीं है जो आपकी काबिलियत को मैच कर सके, फिर तो आपकी चांदी चांदी हो जाएगी। आपकी टीम आपको हर मैच खिलाएगी, आपका बोर्ड आपके नखरे भी उठाएगा, पलकों पर भी बिठाएगा, सुपरस्टार भी बनाएगा। और जब आप चोटिल हो जाएंगे तो आपको मिस भी बहुत करेंगे, जैसे कि हार्दिक पांड्या, क्योंकि फास्ट बॉलिंग वाले ऑलराउंडर अभी हैं कहाँ अपने पास। नीतीश भी अभी नए नए आए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे प्लेयर हैं जिनके जैसे प्लेयर मार्केट में भरे पड़े हैं तो भाई आप कहां से खेल जाओगे टीम में। लोग बीते करियर्स और रिटायर्ड प्लेयर्स की तो बहुत बात करते हैं जो बेचारे गलत एरा में पैदा हो गए और कुछ बड़ा नहीं कर पाए, जैसे कि स्टुअर्ट मैकगिल। लेकिन अभी करंट में भी ऐसे कितने प्लेयर हैं जो कि गलत एरा में पैदा हो गए। तो इस सीरीज में हम कुछ ऐसे ही करंट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और पेश इस वीडियो का पार्ट 2। लेकिन हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की और इसके बैटिंग पोजीशन की, तो आपको चाहिए होता है एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि इस पोजीशन के रोल को निभा पाए। जैसे कि ओपनर को गेंद को पुराना करना आना चाहिए, बिल्कुल शांत, पेशेंस हो, या तो बेखौफ हो तो सहवाग जैसा जो सनक लेकर के आता हो, गेंद की हालत खराब कर दे। लेकिन नंबर 3 पर तो अभी तक विव रिचर्ड्स जैसा दूसरा कोई नहीं आया जो गेंद को बेरहमी से मारे। 1986 के दौर में भी 56 बॉल में शतक बना दे। टिपिकली आपको राहुल द्रविड़, चंद्रपॉल जैसे दिग्गज चाहिए होते हैं जो कि अवैध डिफेंस से बॉलर्स को थका दे। जिस भी टीम में पुख्ता नंबर 3 ना हो वो हर चौथे दिन कोलैप्स करेगी। जैसे कि आप हमारी टीम देख लीजिए, नंबर 3 ही निकली है। वेस्टइंडीज ने भी ये दुख झेला है, हालांकि वो इससे बच सकते थे अगर वो सही समय पर नंबर 3 के रूप में रोस्टन चेज को लेकर के आते। पर इनकी और मैनेजमेंट की दोनों की किस्मत फूटी पड़ी थी, क्योंकि कुछ टाइम हमने डैरेन ब्रावो को उस रोल में खेलते हुए देखा तो भाई को मौका मिला, पर कभी किसी फिक्स नंबर पर नहीं, किसी भी फॉर्मेट में कोई ढंग का रोल नहीं था। आज तक ये समझ में नहीं आया कि बंदा बैटिंग का है या बॉलिंग का। करियर उठाकर देख लीजिए तो दोनों का ही नहीं लगता, लेकिन खेल देखो तो हरफन मौला, इनका करियर एक अजीब सी पहेली बनकर के रह गया। अब अगर किसी पिछले एरा में होते जब वेस्टइंडीज के पास क्वालिटी स्पिनर नहीं थे तो वहां पर ये फिट हो जाते बतौर गेंदबाज, और कोई सही से इस टैलेंट को संवारता तो कैरिबियन टीम को एक सॉलिड नंबर 3 मिल जाता। मगर जब आपका करियर किसी के साए में बीत जाए तो एक्सपोजर आपको कभी नहीं मिल पाता। अगर अभी भी इन्हें बोर्ड सही से यूज करे तो इनके करियर का एक अच्छा एंड हो जाए। दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 739 विकेट लिया हो तो मतलब साफ ये है कि वो कोई दिग्गज ही रहा होगा। लाल गेंद इसके हाथ से निकलते ही विकेट्स का शिकार करती होगी, जो चाहे जैसा चाहे ये बंदा गेंद से वैसा जादू कर देता होगा। फिर तो अपने देश के लिए भी इसने कुछ न कुछ किया ही होगा, बड़ा नाम भी होगा। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, बाकी सब ठीक है। या जिस गेंदबाज की हम बात कर रहे हैं आपने ये नाम सपने भी नहीं सोचा होगा, मोहम्मद अब्बास, भूला बिसरा टैलेंट जो एक दिग्गज बन सकता था पर नहीं बन सका। हमने एक एरा देखा था 2005 से 2010 वाला, जहाँ 125 की पेस पर अपनी अद्भुत कला से गेंद को स्विंग कराने वाले मोहम्मद आसिफ लोगों के दिलों पर राज करते थे। फिर इन्हें एक बैन लगा, एक अद्भुत टैलेंट की लेगेसी खत्म हुई और उसके बाद राइज हुआ इस टैलेंट का, जो कि था तो भागता हुआ स्पिनर, स्पीड 125-127 की, लेकिन ये बंदा गेंदबाजी को ही मजाक की तरह करता, जब दिल करे अंदर जब दिल करे बाहर, और स्टंप निकाल देता। मगर बदकिस्मती ऐसी जिसकी कोई लिमिट नहीं। ऐसे टाइम में डेब्यू हुआ जब पाकिस्तान को बुखार चढ़ गया था एक्सप्रेस पेस का। 27 की उम्र में टेस्ट डेब्यू मिला, पर करियर सिर्फ 25 मैचों में सिमट करके रह गया। 90 टेस्ट विकेट, न कोई सफाई न कोई कारण, फिर सीधा टीम से ही बाहर कर दिया गया। ओडीआई में कभी बैटिंग नहीं मिली, 3 मैचों से ज्यादा ट्राई ही नहीं किया गया। अब टीम में चलन ऐसा था कि आप चाहे कितनी घटिया बॉलिंग क्यों ना करते हो, अगर आपकी पेस है तो रन मशीन का भी टीम में स्वागत है। मगर असली टैलेंट वेस्ट ही होने हैं। अगर ये कहीं आसिफ से पहले 2003-4 में आ जाते या 80s में होते तो इनको पक्का ही सुपरस्टार बनना था, पर अभी बहुत गलत तरह में फंस गए। भाई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जितने खूंखार प्लेयर और चैंपियन मेंटालिटी से भरी पड़ी है ना, उसमें कोई शक नहीं होता कि क्यों इतनी ट्रॉफी इनके नाम है। इसका सबसे बड़ा रीजन है इनकी क्लैरिटी, चैंपियन मेंटालिटी। अब पिछले 7-8 साल से चल रही टीम को ही उठा लीजिए, सबको क्लियर है कि हमको क्या करना है, कैसे अपना रोल निभाना है। फास्ट बॉलिंग तिगड़ी बिल्कुल पक्की है, खेलती जाती है। ओपनिंग व्हाइट बॉल में ट्रेविस हेड और रेड बॉल में ख्वाजा। अब क्योंकि वार्नर रिटायर्ड है तो किसी को ढूंढने में समय तो लगता ही ना, फिर कोर देख लो तो सब सेट। स्पिनर एक ही खिलाते हैं, व्हाइट बॉल में जैम्पा और रेड बॉल में लॉयन। थोड़ी बहुत जरूरत होती है तो मैक्सवेल को भी 10 ओवर करा देते हैं। सो कॉल्ड पार्ट टाइमर बॉलर में भी रेगुलर बॉलर जैसी धार है। यही वजह है कि इन्हें कभी कमी नहीं खली एक स्पिन गेंदबाजी वाले ऑलराउंडर की। मगर उन्हें तो मौके मिलने चाहिए थे ना, जो खेलना डिजर्व करते हैं। हालांकि डेब्यू 2013 में कर दिया था, पर करियर फिर भी नहीं बन पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस्टन एगर की, वो शानदार खिलाड़ी जिसने डेब्यू टेस्ट में नंबर 11 पर खेलते हुए 98 रन ठोककर हाईएस्ट स्कोर का इतिहास रच दिया था। इस नंबर पर जो आज तक किसी से नहीं टूटा। एक 19 साल के बच्चे ने दुनिया हिला दी थी, फैंस जिसके दीवाने हो चुके थे। उसके बाद टीम ने इनकी काबिलियत समझी और उन्हें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर खिलाना शुरू किया। इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया, हमेशा ही मौके मिलने पर अपनी काबिलियत दिखाई। काबिलियत थी, टैलेंट था और उन्हें देख करके लगता था कि काफी बड़ा प्लेयर बनेगा। लेकिन आगे चल करके इस खिलाड़ी पर बोर्ड ने भरोसा नहीं जताया। सिर्फ 19 साल की उम्र में टेस्ट में डेब्यू किया था, पर अब कोई पूछता ही नहीं, सब ठीक ठाक था। पर इस टीम की पॉलिसी
सिर्फ एक स्पिनर खिलाने की है। भारत आते हैं बीजीटी खेलने, तो इन्हें टीम में लिया ही नहीं जाता। हाँ, ओडीआई में कभी कभी भूले भटके खिला देते हैं। अब इस सिलसिले में उनकी फॉर्म भी बनती बिगड़ती जाती है, परफॉर्मेंस ही नहीं आ पाती। हाँ, ऐसा ही होता है जब आप किसी टैलेंट को बैक नहीं करोगे। ऐसा ही होगा जब आप उस बंदे को नहीं पूछोगे जो कि एक दिग्गज बन सकता था। अगर ये मैक्सवेल, लियोन, इन सब के रिटायरमेंट के बाद या 2-3 साल पहले भी आ जाते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन अभी भी इनके करियर का शोषण ही हो रहा है। आपको बेशक लग रहा होगा कि किस प्लेयर का नाम ले लिया, लेकिन जो क्रिकेट को सही मायने में फॉलो करते हैं वो इनके टैलेंट को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनमें कितना पोटेंशियल है। दोस्तों, साल था 2006 जब भारतीय स्पिन गेंदबाजी के सिरमौर थे अनिल कुंबले और हरभजन सिंह, जो किसी तीसरे को अपने आसपास भी नहीं आने देते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उसी दौर में कोई 17 साल का बच्चा भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू करके और वो भी इन दोनों की टीम में रहते हुए, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। ये बंदा उस वक्त विराट कोहली का अंडर 19 टीम का कप्तान था। रोहित, जड्डू, पुजारा का बैट्समेट और इन सब के पहले इंडिया खेल गए। हाँ, आपने सही गेस किया, पीयूष चावला। हालांकि इसके बाद उन्हें सिर्फ 2 टेस्ट मिले और इतने में करियर ओवर। 12 साल हो गए उन्हें भारत के लिए खेले हुए। हालांकि अभी तक रिटायर नहीं हुए, लेकिन मैनेजमेंट ने इन्हें बड़ी ही जल्दी भुला दिया। इतना हुनर खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में भर भर करके विकेट लेता, बैटिंग में नीचे से आकर 30-40 रनों का फर्क डालता। 446 विकेट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। आईपीएल में भी सिर्फ 26.6 का एवरेज है। हर सीजन अच्छा कर रहे थे। घरेलू स्तर पर देखा जाए तो अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में हमारा कोई लेग स्पिनर अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया। ये कर सकते थे, पर बदकिस्मती से उस समय कितने स्पिनर्स हमारे पास आ गए। जड्डू और ऐश का पदार्पण, साथ ही साथ उनका बल्ले से भी एडिशनल टैलेंट जिन पर भारी पड़ गया। मौका मिले तो प्रज्ञान ओझा भी खूब परफॉर्म करते थे, लेकिन एक लेग स्पिनर के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में इनको मौके दिए जा सकते थे। उन दिनों हमारे टॉप 6 में से कम 4 तो बॉलिंग करते ही थे, तो तीनों फॉर्मेट में वो दिक्कत नहीं होती। ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 के ये चैंपियन थे। और देखा जाए तो 2015 में भी हमारे पास लेग स्पिनर नहीं था। चहल की भी तब एंट्री नहीं हुई थी। डिसेंट टैलेंट होते हुए भी इन्हें कभी वो मौके नहीं मिले और बहुत जल्द इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, बिना कोई कारण बताए। कोई गलती नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सबसे तहजीब से पेश आए। फिर भी आज 12 साल हो गए इन्हें नीली जर्सी में देखे हुए, तो आप ये कह सकते हैं कि बंदा गलत दौर में फंस गया। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब गावा टेस्ट में हमने इतिहास रचा था तो 2021 में वहां पर 4th इनिंग के टॉप स्कोरर थे शुभमन गिल, जिन्होंने 91 रन बतौर ओपनर ठोके थे और उसके बाद अधिकतर मैचों में ये बतौर ओपनर फेल हुए। दोनों WTC फाइनल में चोक कर गए। फिर इन्हीं की मर्जी से इन्हें टीम ने नंबर 3 बना दिया। मगर ये आप भी जानते हैं कि ये नकली नंबर 3 है। उस नंबर पर आपको पुजारा टाइप प्लेयर चाहिए होता है, मगर अफसोस ये ना ही रोक कर खेल पाते हैं, ना ही मार कर किसी को गलत साबित कर पाए। वहां भी इन्होंने कोई बहुत रन नहीं बनाए, उधर भी हद से ज्यादा फेलियर आया। स्टार्ट मिला तो उसे गंवा दिया। कोई बहुत बड़ी पारियां नहीं खेली। ओडीआई में तो बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर चोकिंग की समस्या है। लेकिन अगर इनका टेस्ट करियर भी उठाऊं तो 30 मैच के बाद भी एवरेज सिर्फ 37 का ही है और T20 में भी अहमदाबाद के अलावा कुछ नहीं कर पाए। फिर भी इतनी हाइप। अब आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहें, चलिए कह ही देते हैं, इनकी फिटनेस बेहद ही नाजुक है। अब इस उम्र में किसी को इतना चोटिल नहीं होना चाहिए। कोई फास्ट बॉलर होता तो समझ में आता, लेकिन ये बॉलिंग भी नहीं करते। फिर भी हर चौथे मैच में कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई टीम से ड्रॉप नहीं कर रहा। लेकिन इधर जो सही मायनों में डिजर्विंग प्लेयर हैं, उनका काम बेहद ही खराब चल रहा है। साई सुदर्शन एक बेहद ही टैलेंटेड और मैच्योर बल्लेबाज। बंदा काफी यंग है, बेहद शांत लेकिन घातक प्लेयर। बड़े मैचों में हमेशा चलता है, चोक नहीं करता। रणजी ट्रॉफी में भी बेहद लंबी पारियां खेली और अभी भी अच्छी फॉर्म में है। अभी दोहरा शतक मार करके आ रहे हैं। हमेशा अच्छा किया। इंडिया ए के लिए भी कंगारों की सरजमी पर कमाल किया, शतक भी बनाया और कितनी अच्छी टेक्निक दिखाई, लेकिन मौका नहीं मिला। देवदत्त को खिलाया गया और इनको मिला रिजेक्शन। अभी जितने सॉलिड है ना, सही मायनों में डिजर्व करते हैं कम से कम ओडीआई और टेस्ट दोनों में। ओपन और नंबर 3 की फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं, मगर नेक्स्ट बिग थिंग की जगह ये नेक्स्ट लॉस्ट थिंग बनते जा रहे हैं, क्योंकि भाई की भिड़ंत है पीआर स्पोर्ट्स के प्रिंस से। और ओडीआई में तो जायसवाल को ही नहीं खिलाया गया, तो इन्हें कौन ही पूछेगा। हालांकि डेब्यू हो गया है, पर रेगुलरिटी का क्या, तो कह सकते हैं कि भाई भी गलत राह में फंस गए। इनके करियर का क्या होगा भगवान जाने। अभी भी समय है। भगवान से यही दुआ है ये टैलेंट वेस्ट न जाए, क्योंकि कंसिस्टेंट तो ये काफी है। पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इनका डेब्यू हुआ, वो इनके बल्ले से 50 आया। अगले मैचों में भी वही दोहरा है और अच्छी स्पिन भी खेलते हैं। फिलहाल अभी इनकी कोई कमी या दिक्कत नजर नहीं आती है। कमजोरी है तो इनके पीआर टीम में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस एरा को अपने नाम कर पाएंगे और तीनों फॉर्मेट में रेगुलर अपना करियर बना पाएंगे, या फिर पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? इनमें से किसी एक का करियर अपने एक्चुअल पोटेंशियल तक जा पाएगा? हाँ, एक नाम पीयूष चावला आप निकाल दीजिए। बाकी आपके हिसाब से किस करियर का सर्वाधिक नुकसान हो रहा है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।